तो ये साल अब ख़त्म होने आ रहा है। तो इस साल ऐसी कई सारी फ़िल्में रही है जिसने मुझे बहुत ही बेहतरीन थिएटर एक्सपीरियंस दिया है। और अगर मैंने किसी फ़िल्म को लाइक थिएटर में जाके नहीं देखा है तो उन्होंने मुझे ओटीटी पर भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस दिया। एंड इन्हीं सब को अगर मैं कंक्लूड करूँ तो मेरे पास ऐसी टॉप 10 मेरी फेवरेट मूवीज़ आ चुकी है जिसे मैं लाइक आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। और चलिए बिना और वक्त भी गवाए हम सीधा आते हैं मुद्दे पे और बात करते हैं कि साल 2025 में मेरी फेवरेट टॉप 10 मूवीज़ कौन कौन सी रही। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं हम बॉलीवुड की फिल्म धड़क 2 के साथ, जो कि है अभी नंबर 10 में मेरे लिए इन द ईयर 2025। देखो, जब भी धड़क 2 की बात होगी ना तो मैं एक चीज़ के बारे में फॉर श्योर कह सकता हूँ कि धड़क 2 जिस तरीके के टॉपिक को टच करती है वो बॉलीवुड के बहुत ही लिमिटेड मूवीज़ में देखने को मिलती है। जहाँ पर हम तो ये जानते हैं कि बॉलीवुड में आज के टाइम पे भी दो तरीके की मूवी सबसे ज़्यादा चल रही है, एक तो है एक्शन एंटरटेनर फिल्म और दूसरी है हॉरर कॉमेडी। लेकिन ये फिल्म उन दोनों जॉनर से पोल्स अपार्ट है और इसलिए इस फिल्म को देखना थिएटर में जाके मेरे लिए एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस था, जहाँ पर मैंने सुन के ना किसी ट्रेलर ना किसी गाने को सुना था, इसलिए मुझे लिटरली कोई भी आइडिया नहीं था कि ये फिल्म किस बारे में होने वाली है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता था कि जो धड़क पार्ट 1 आई थी वो एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे को टच करती है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये आइडिया था कि ये फिल्म भी वैसे किसी मुद्दे को टच करके बनाई जाएगी। एंड यस, मैं बिल्कुल सही था। दिस फिल्म डिलीवर्ड बिग टाइम, क्योंकि इस फिल्म को थिएटर में देखने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। जहाँ पर इस फिल्म के गाने, मेजर गाने मुझे बहुत ही अच्छे लगे, लेकिन फिल्म की जो एंडिंग थी वो एज ए लाइट ऑफ होप के तौर पे काम करती है। जहाँ पर अगर हम इस फिल्म की एंडिंग को धड़क पार्ट 1 के एंडिंग से कंपेयर करें तो धड़क पार्ट 1 की एंडिंग जो थी वो काफ़ी ज़्यादा डार्क थी, लेकिन इस फिल्म की एंडिंग को उस तरीके से नहीं रखा गया। जहाँ पर ये फिल्म थ्रू आउट इट्स रनिंग टाइम हमें कई सारे डार्क मोमेंट्स से रूबरू करवाती है, लेकिन फिल्म के बीच में ऐसे कई सारे मोमेंट्स हैं जिसे हम कह सकते हैं लाइट मोमेंट्स है या फिर कॉमेडी मोमेंट्स है, जो इस फिल्म की जो टोन है उसे थोड़ा लाइट कर देती है। क्योंकि हम तो जानते हैं कि आज के वक्त पे ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी है और दूसरी चीज़ कि ऑडियंस का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत ही लिमिटेड हो चुका है। तो इन दोनों चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम कह सकते हैं कि फिल्म के टोन को लाइट करना और उस चीज़ के लिए कॉमेडिक एलिमेंट्स को डालना ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। एंड इसलिए फिल्म को कंप्लीट करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि यस, इट इज़ अ मस्ट वॉच मूवी। एंड अगर आपने अब तक इस फिल्म को नहीं देखा है देन डू गिव दिस फिल्म अ वॉच। इसके बाद हम आते हैं मेरी 9th फेवरेट फिल्म ऑफ द ईयर 2025, जो कि एक हॉलीवुड फिल्म है एंड उस फिल्म का नाम है मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रिकॉग्निंग। देखो, मिशन इम्पॉसिबल की जो पहली मूवी जो मैंने जाकर थिएटर में देखी थी वो थी मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट, मतलब मिशन इम्पॉसिबल पार्ट 6। एंड उसके बाद मैं इसके वर्ड से काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट हो चुका था एंड उस कारण के चलते मैंने इसकी सारी मूवीज़ को देख डाला था। बट जब मुझे पता चला कि ये सीरीज़ भी अब एंड होने वाली है एंड एंड होगा इस सीरीज़ का इसकी 2 फिल्मों के साथ, मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकॉग्निंग पार्ट 1 एंड मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रिकॉग्निंग। जहाँ पर मैंने मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकॉग्निंग को देखा तो वो भी कम से कम 4 से 5 बार, क्योंकि मैं फाइनल रिकॉग्निंग को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहता था। एंड मेरा इस फिल्म को 4 से 5 बार देखना वर्थ इट रहा, क्योंकि जब इस फ्रेंचाइज का फाइनल पार्ट आया, मतलब मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रिकॉग्निंग, तो मेरा रिएक्शन और सारे लोगों से काफ़ी अलग था। जहाँ पर बहुत सारे लोग अगेन इस फिल्म से बहुत हाई ओक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस की एक्सपेक्टेशन लगाए हुए थे, बट मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो उसकी कहानी से रिलेटेड थी कि इस कहानी को वो किस तरीके से लेकर जाएंगे। जहाँ पर अगर फिल्म में बहुत बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंसेस हमें देखने को मिले तो वो कहीं ना कहीं अगेन हमारा ध्यान इस फिल्म की कहानी से भटका सकते हैं। बट थैंक्स टू द डायरेक्टर कि उन्होंने कहानी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी एंड मैं लिटरली इस फिल्म को देखते वक्त थ्रू आउट इट्स रनिंग टाइम एंगेज रहा। एंड हाँ, इस फिल्म को थिएटर में जाके देखने का एक्सपीरियंस सच में बहुत अच्छा था। जहाँ पर हमें ये पता है कि ये इस सीरीज़ की आखिरी फिल्म है, देन एक बहुत ही बड़ा इमोशनल फैक्टर भी इस फिल्म के साथ अटैच था, जो कि कहीं ना कहीं इस फिल्म को एक पॉजिटिव वे में ही आगे लीड कर रहा था। एंड जैसा टॉम क्रूज ने कहा था इस फिल्म के ट्रेलर में कि आई वॉन्ट यू टू ट्रस्ट मी फॉर वन लास्ट टाइम, मैंने ये ट्रस्ट रखा एंड टॉम क्रूज डिलीवर्ड बिग टाइम। सो यस, नंबर 9 पे रही ये मेरी फेवरेट फिल्म। और इसके बाद इस लिस्ट में हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं उस फिल्म की जो है मेरी 2025 की नंबर 8 मोस्ट फेवरेट फिल्म। एंड ये है एक तमिल फिल्म जिसका नाम है ड्रैगन। इस फिल्म के बारे में अगर मुझे कुछ कहना हो तो मैं ये कहूँगा कि ये फिल्म एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज थी। जहाँ पर इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर डिस्कवर करने से पहले मुझे ये पता भी नहीं था कि इस नाम की कोई फिल्म एग्जिस्ट भी करती है। और ऐसे ही एक संडे को मैं बैठा हुआ था और मैं नेटफ्लिक्स को स्क्रॉल कर रहा था कि मुझे कोई मूवी देखनी है, कि उसी टाइम मेरे पास ये रिकमेंडेशन आया और मैंने सोचा कि चलो इस फिल्म को देख लेते हैं। मतलब मेरे दिमाग में कोई थॉट नहीं था या फिर मुझे इसका पोस्टर बहुत अपीजिंग नहीं लगा या फिर ऐसा कुछ नहीं है जिसके चलते मैं इस मूवी को क्लिक करूँ, बट मुझे अंदर से फीलिंग आ रही थी कि मुझे इस फिल्म को देखना चाहिए। एंड हाँ, ये जो रिस्क मैंने लिया इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पे देखने का वो वर्थ इट रहा, क्योंकि इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म के कैरेक्टर्स, इस फिल्म के मल्टीपल एस्पेक्ट, इस फिल्म के इमोशनल मोमेंट से मैं बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट हो गया था। जहाँ पर अगर इस फिल्म का
मूल अर्थ मैं कहूँ तो वो यही था कि अगर आपने अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बना लिया है, लेकिन अगर उस चीज़ का बेस आपने अगर झूठ की बुनियाद पे बनाया है, देन यू आर गोइंग टू सफर। भले वो चीज़ आपकी लाइफ में काफ़ी वक्त के बाद आए, लेकिन वो आएगा ज़रूर। एंड इसी चीज़ को बेस बना के ये फिल्म अपनी कहानी को बताती है, जहाँ पर इस समय आपको कॉमेडी मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, इमोशनल मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, रियलाइजेशन के मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि हर वे में आपको हिट करते हैं। एंड दिस फिल्म वॉज माई इंट्रोडक्शन टू द एक्टर प्रदीप रंगनाथन। और मैं सच में बताता हूँ कि इस फिल्म से बेटर इंट्रोडक्शन कम से कम मुझे लगता है प्रदीप रंगनाथन का मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता था। और सच में ऐसा लगता है कि अगर आप कोई रिस्क ले रहे हो, लाइक किसी फिल्म के बारे में आपको कोई भी आइडिया नहीं है, ना आपने उसका कोई ट्रेलर देखा है, ना आपने उस फिल्म के कोई गाने सुने हैं, एंड ना आपको उस फिल्म के प्रेमाइस के बारे में कोई भी आइडिया है, लेकिन आप रिस्क लेके किसी फिल्म को देखते हो या फिर थिएटर में ही देखने क्यों ना जाते हो, एंड वो फिल्म आपको ऐसा एक्सपीरियंस देती है कि आप लंबे टाइम तक उस फिल्म को नहीं भूल पाते हो। ठीक उसी तरीके का एक्सपीरियंस इस फिल्म ने, मतलब ड्रैगन ने मुझे दिया। सो यस, ड्रैगन मेरे लिए इस साल की नंबर 8 मोस्ट फेवरेट फिल्म रही है। चलो इस लिस्ट में हम फिर से आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस साल की मेरी नंबर 7th मोस्ट फेवरेट फिल्म कौन सी रही है। वेल, इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा हिंट नहीं दूंगा या फिर बहुत ज़्यादा लंबे टॉपिक तक मैं नहीं हटकूंगा। मैं सीधे सीधे बता देता हूँ कि हॉलीवुड की सुपर हीरो फिल्म सुपरमैन रही मेरी नंबर 7 पे मोस्ट फेवरेट फिल्म ऑफ द ईयर 2025। और देखो, हमने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अप्स भी देखे हैं और डाउन्स भी देखे हैं, लेकिन जब बात आती है डीसी यूनिवर्स की तो हमें सिर्फ और सिर्फ डाउन्स ही देखने को मिले हैं। हाँ, कुछ फिल्में हैं जिन्होंने वर्क किया है, लेकिन अल्टीमेटली वो होता है ना कि एक सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स को बहुत अच्छी तरीके से क्रिएट करना, वो डीसी यूनिवर्स के अंडर नहीं हो पाया था। एंड इसी होप के साथ कि शायद ये चीज़ क्रिएट हो जाए, मैं गया था थिएटर में देखने सुपरमैन को जब ये फिल्म रिलीज हुई थी जुलाई 2025 में। अब देखो, इस फिल्म से मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी एंड मैं इस फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था, जिसका सबसे पहला कारण ये था कि इस फिल्म के जितने भी प्रोमोस, जितने भी टीजर एंड जितने भी ट्रेलर मैंने देखे थे, वो सब कुछ मुझे एक होप दे रही थी कि ये फिल्म सच में कुछ क्रिएट कर सकती है, कुछ ऐसा क्रिएट कर सकती है जो कि अल्टीमेटली एक जेन्युइन सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स बन जाएगी आगे जाकर। एंड इन्हीं सारी उम्मीदों के साथ मैं गया था इस फिल्म को थिएटर में देखने। और देखो, जब मैंने इस फिल्म को पहली बार थिएटर में देख के कंप्लीट किया था ना, तो मेरे जो रिएक्शन थे वो थोड़े बहुत मिक्स टाइप के थे। लाइक मैं इस फिल्म की मेजर पार्ट से खुश तो बहुत था, लेकिन कई सारी और चीज़ें थी जो मुझे थोड़ी बहुत डिसअपॉइंट कर रही थी। जहाँ पर फिल्म के जितने भी इमोशनल मोमेंट्स होते हैं वो अच्छी तरीके से प्ले होते तो रहते हैं, लेकिन उसे एक कॉमेडिक फील देने के लिए बीच में डायरेक्टर ने, मतलब जेम्स गन ने, कुछ ऐसे सीन्स पर डाल दिए कि वो इंटरप्ट हो जाते हैं एंड हम उस इमोशनल मोमेंट को पूरी तरीके से फील नहीं कर पाते हैं। एंड ऐसी कुछ चीज़ों के चलते ये फिल्म पहली बार में मुझे मिक्स फीलिंग दे पा रही थी। लेकिन जब मैंने इस फिल्म को जाकर दूसरी बार थिएटर में देखा, जहाँ पर मैंने खुद को इस बात से रेडी कर दिया था कि ऐसे सीन्स आने वाले हैं जो कि इमोशनल मोमेंट को ठीक तरीके से प्ले नहीं होने देंगे, तब मैं इस फिल्म को फुली एंड पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर पाया था। एंड सो यस, वॉचिंग दिस फिल्म फॉर द सेकेंड टाइम वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। इसलिए नंबर 7 पे ये रही मेरी मोस्ट फेवरेट फिल्म ऑफ 2025। वेल, इसके बाद हम आते हैं नंबर 6 वाली मेरी मोस्ट फेवरेट फिल्म की तरफ, जो कि अगेन एक सुपर हीरो फिल्म है, लेकिन इस बार ये हॉलीवुड की नहीं है, बल्कि ये है एक मलयालम लैंग्वेज की फिल्म लोका चैप्टर 1 चंद्रा। अब देखो, पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने 2025 में ऐसे बहुत ही कम ट्रेलर्स रहे हैं जिन्हें मैंने चेकआउट किया था। एंड सैडली लोका चैप्टर 1 चंद्रा के भी लाइक टीजर ट्रेलर को मैंने चेकआउट नहीं किया था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि ऐसी कोई फिल्म भी आ रही है, या फिर ये फिल्म अगर आ भी रही है तो ये फिल्म किस बारे में है, मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। इसलिए मैं फिर से बस थोड़ी बहुत हाइप जानने के बाद, और जब मैंने देखा कि ये फिल्म मेरे सिटी में रिलीज हुई है, मैं गया फिल्म को देखने। और मुझे लगता है कि ये जो बहुत सारी मूवीज़ के ट्रेलर को चेकआउट करने का जो मैंने प्रथा शुरू किया है ना, उसे मुझे खत्म बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर से मैंने ना लोका चैप्टर 1 के चंद्रा के किसी भी टीजर ट्रेलर या फिर किसी भी ग्लिम्स को नहीं देखा था। एंड जब मैं इस फिल्म को देखकर थिएटर से बाहर निकला, आई वॉज अमेज्ड। इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म के कैरेक्टर्स, इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक, इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस, सब कुछ बहुत बढ़िया थे। और पता नहीं क्यों इस फिल्म को देखने के बाद जो वाइब, जो एनर्जी मुझे फील हो रही थी, वो बहुत ही यार कैरिस्मेटिक थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैंने सच में कुछ रिफ्रेशिंग देखा है इंडियन सिनेमा की तरफ से, कुछ ऐसा जो आगे चल के बहुत बड़ा बनने वाला है। एंड उस चीज़ का हिंट तो हमें इस फिल्म के, मतलब इस फ्रेंचाइज के पहले पार्ट से पता चल गया। सो देयर गोस माय मोस्ट फेवरेट नंबर 6 फिल्म ऑफ 2025। चलिए, इसके बाद हम फिर से आगे बढ़ते हैं लिस्ट में और आते हैं इस साल की कौन सी फिल्म ने मुझे इतना इम्प्रेस किया कि मैं उसे नंबर 5 की पोजीशन पे रखूं। वेल, अगर देखा जाए तो ये ना कोई हॉलीवुड फिल्म है, ना कोई बॉलीवुड फिल्म है, ना ही कोई इंडियन सिनेमा की किसी और इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। यहाँ तक कि ये कोई लाइव एक्शन फिल्म भी नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी के बारे में। देखो, डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल, अगर इस मूवी के बारे में मैं कोई सबसे सटीक चीज़ कह सकता हूँ तो वो ये है कि
हाँ, ये एक बहुत ही ज़्यादा फास्ट पेस, बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग एंड बहुत ही ज़्यादा फन वॉच मूवी है, बट स्टिल ये म्यूगन ट्रेन से बेटर नहीं है। और उस चीज़ के अपने कई सारे कारण हैं। जैसे मुझसे पूछो तो मैं यही बोलूँगा कि भले मैं मानता हूँ कि हमें इन्फिनिटी कैसल में जो अकाज़ा है, जो इस फिल्म का मेन विलन है, उसकी जो हमें बैक स्टोरी और उसकी जो कैरेक्टर आर्क और जो इमोशनल आर्क हमें दिखाया गया है, वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हम पे डालता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा सैड एंड एज वेल डेवास्टेटिंग है। जहाँ पर ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये मूवी हमें इमोशनल करती है अकाज़ा के बैक स्टोरी और उसके इमोशनल आर्क को लेके। एंड इस सीरीज़ में जो हमारा लीड कैरेक्टर है तांजीरो, उसे भी अच्छा खासा वक्त दिया गया है एंड यस ही इज़ द वन जो इस फिल्म में सबसे ज़्यादा कमाल करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर कर लो अटैक ऑन टाइटन को, जहाँ पर लीवाई एकरमैन का जो कैरेक्टर था वो लीड कैरेक्टर से भी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था अंटिल द फाइनल सीजन। एंड सेम यही ट्रेड हमें डीमन स्लेयर में भी देखने को मिलता है, जहाँ पे तांजीरो के कैरेक्टर से ज़्यादा जेनित्सु या फिर कह सकते हैं इनोसुके का जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा फेमस हुआ था, या फिर उन दोनों की कहानी या फिर खास करके जेनित्सु की कहानी को जिस तरीके से दिखाया गया था ना, उसके चलते हम जेनित्सु के कैरेक्टर से ज़्यादा रेट कर पाते हैं। बट इन्फिनिटी कैसल में हमें ऐसे कई सारे अच्छे अच्छे मोमेंट्स दिखाए गए जहाँ पर हम फॉर रियल तांजीरो के कैरेक्टर से कनेक्ट, तांजीरो के कैरेक्टर के रूट और तांजीरो किस तरीके से परफॉर्म करने वाला है, किस तरीके से वो डीमन से लड़ता है, इन सारी चीज़ों के लिए हमें एक्साइटेड भी करता है। इसलिए एट द एंड हम भले चाहे कितना भी स्पाइडर वाले डीमन के बैक स्टोरी से रिलेट कर ले, अकाज़ा के बैक स्टोरी से रिलेट कर ले, या फिर सीजन 3 में जो भाई बहन वाले डीमंस थे उनकी भी बैक स्टोरी से हम रिलेट कर ले, लेकिन एट द एंड जो चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा इंप्रेस करती है वो है हमारे लीड पॉजिटिव कैरेक्टर्स ओनली। सो देयर गोज माई नंबर 5th मोस्ट फेवरेट फिल्म ऑफ 2025। अब देखो इसके बाद जिस फिल्म के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ ना, वो भी एक एनिमेशन मूवी है, बट इस बार ये एनिमेटेड मूवी किसी बाहर की इंडस्ट्री से नहीं है बल्कि हमारी इंडियन सिनेमा से ही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महा अवतार नरसिम्हा मूवी के बारे में, जो कि लिटरली आउट ऑफ द सिलेबस रही। और वो ये है कि दिस फिल्म डिफाइंस व्हाट डिविनिटी मीट्स मास सिनेमा इज, क्योंकि ये एक फिल्म ऐसी फिल्म है ना जिसमें आपको डिवोशनल के बहुत सारे एस्पेक्ट्स तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा जो चीज़ आपको इस फिल्म सबसे ज़्यादा हुक्ड रखेगी ना वो है इसके पीक मोमेंट्स, जो किसी मास सिनेमा से कम नहीं है। लाइक आप किसी भी बहुत बड़ी एक्शन फिल्म का नाम ले लो, जैसे RRR हो गई, KGF हो गई, सलार हो गई, इन सारी फिल्मों में जो एक्शन है ना और जो पीक मोमेंट्स हमें लीड कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं ना, उसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ाकर इस फिल्म में भगवान विष्णु के मल्टीपल अवतार्स को दिखाया गया है। और इसके अलावा इस फिल्म के बारे में एक और बहुत ही अच्छी बात यह है ना, ये फिल्म आपको थ्रू आउट द रनिंग टाइम एंगेज्ड रखती है। यहाँ पर सबसे पहले अगर इस फिल्म की स्टोरी की बात करें तो देखो, अगर आपने 1982 की लाइक हरिदर्शन मूवी देखी है ना, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि ये फिल्म किस बारे में है। लेकिन फिर भी लाइक अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है या फिर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ये फिल्म किस बारे में, तो बिना स्पॉइलर दिए मैं आपको इस फिल्म का एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो, हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से बहुत घृणा करता है और ये वो सारे काम करता है ना जो इसके अंदर जो भगवान विष्णु के खिलाफ जो नफरत है ना उसे बयां करे। बट इन्हीं सब के बीच हिरण्यकश्यप का जो बेटा होता है प्रहलाद, वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त होता है। और जब इस बात का पता हिरण्यकश्यप को लगता है तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाता है, बट फिर भी वो प्रहलाद को मार नहीं पाता है। और इन्हीं सब के बीच फिल्म अपनी कहानी को आगे बढ़ाती जाती है और हम पहुंचते हैं क्लाइमेक्स में। लेकिन अगर इसी से हटकर फिल्म की बैकड्रॉप की बात करें तो वो केवल एक चीज़ है जो मुझे लगी, और वो है इसकी एनिमेशन, जहाँ पर मैं मानता हूँ कि इस फिल्म का बजट बहुत कम है और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने एनिमेशन बहुत अच्छा दिया है। बट जहाँ तक बात रही केवल इस पर्टिकुलर मूवी की, देन ये मूवी आपका टाइम, आपका पैसा सब कुछ डिजर्व करती है। और अगर आप इस फिल्म को बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के भी देखने जाओगे ना, तो भी फिल्म आपको हुक्ड रखेगी थ्रू आउट द रनिंग टाइम। एंड देयर गोज माय नंबर 4th मोस्ट फेवरेट फिल्म ऑफ 2025। इसके बाद चलिए वापस जाते हैं हॉलीवुड की तरफ, क्योंकि इस बार मैं जिस फिल्म के बारे में बात करना चाहता हूँ उस फिल्म ने केवल ब्रैड पिट का नहीं बल्कि हॉलीवुड का भी एक अच्छा खासा कमबैक करवा दिया था। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द मूवी F1। देखो, कुछ ऐसी मूवीज होती है जो आपको इस तरीके का एक्सपीरियंस दे देती है जिसके चलते आप बाकी सारी मूवीज का थिएटर एक्सपीरियंस उस तरीके का नहीं ले पाते हो जो ऐसी मूवीज आपको दे देती है। एंड F1 वैसी मूवीज में बिलोंग करती है जो आपके थिएटर के एक्सपीरियंस को इस तरीके से बर्बाद कर देती है कि आप फिर से किसी और मूवी को उस तरीके से एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हो जिस तरीके से F1 ने आपको इम्प्रेस किया था जब आपने इस फिल्म को थिएटर में जाके देखा था। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, फिल्म का म्यूजिक, फिल्म की डायरेक्शन, फिल्म की एडिटिंग, फिल्म में एक्टर्स की एक्टिंग एंड फिल्म जिस टॉपिक पे है उस चीज़ को ये फिल्म इतनी अच्छी तरीके से दिखाती है कि आप टोटली बीस्ट मोड पे चल जाते हो।
मतलब अब फिल्म होनी चाहिए तो F1 की लेवल की होनी चाहिए, वरना भाड़ में जाए। एंड इसलिए अगर आपने F1 को थिएटर में जाके एक्सपीरियंस नहीं किया था ना, तब आप बच गए हो। या फिर ये कह सकता हूँ वो चीज़ आपके लिए अच्छी भी है और बुरी भी है। बुरी इसलिए है क्योंकि आपने F1 को थिएटर में जाके एक्सपीरियंस नहीं किया एंड आपको नहीं पता कि क्या लिटरल मैजिक था इस फिल्म का थिएटर में। एंड अच्छी इसलिए है क्योंकि अगर आपने इस फिल्म को थिएटर में जाके एक्सपीरियंस कर लिया होता तो आपका भी हाल मेरे जैसा होता। आपको बहुत सारी फिल्में नहीं पसंद आती, मतलब उन फिल्मों को थिएटर में देखने का एक्सपीरियंस आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। एंड इस कारण के चलते F1 मेरे लिए इस साल की टॉप 3 मोस्ट फेवरेट फिल्म में रही है। एंड भले आप इस फिल्म को OTT पे या फिर अपने घर के टीवी के कितनी बड़ी स्क्रीन पे क्यों ना देख लो, इस फिल्म को फिर से मैं बोलूंगा और बार बार बोलूंगा, थिएटर में देखने का जो एक्सपीरियंस था वो अनपैरेलल था। सो यस, F1 इज माई टॉप 3 फिल्म ऑफ 2025। चलिए इसके बाद हम आते हैं एक ऐसी फिल्म की तरफ जिसने मुझे सच में डिसअपॉइंट नहीं किया। एंड इस फिल्म से मेरी एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी हाई थी, और सिर्फ मेरी नहीं, बहुत सारे लोगों की थी, क्योंकि ये था प्रीक्वल ऑफ अ वेरी सक्सेसफुल कन्नड़ लैंग्वेज फिल्म कांतारा अ लेजेंड। देखो, जब भी कोई ऐसी फिल्म आती है जिसे बहुत ही लिमिटेड बजट पे बनाया जाता है एंड वो फिल्म बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स निकाल के लाती है, तो जाहिर सी बात है कि उस फिल्म का सीक्वल या फिर प्रीक्वल आएगा ही आएगा। लेकिन जब भी ऐसी किसी फिल्म का सीक्वल या फिर प्रीक्वल आता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ एक कैश ग्रैब की तरह ट्रीट किया जाता है। मतलब ऑडियंस को पहले फिल्म पसंद आई थी, इसलिए अगेन इस फ्रेंचाइज की और फिल्में लाओ ताकि ऑडियंस केवल इस फ्रेंचाइज के नाम पर इस फिल्म को देखने आए। फिल्म को आप कितना भी घटिया बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन कांतारा ने इस चीज को सीरियसली लिया। उन्होंने फिर से एक ऐसी कहानी को सामने लाया जो कि अपना एक थिएट्रिकल रिलीज डिजर्व करती है। यस एंड यस, फिल्म वाज अ प्योर मैजिक एंड ऋषभ शेट्टी एज ए डायरेक्टर एंड एज ए एक्टर वेंट इनटू फुल बीस्ट मोड। या फिर ये भी कह सकता हूँ कि फिल्म के एंड में या फिल्म के जो क्लाइमेक्स फाइट वाले सीक्वेंस है उसमें मैं अगेन लिटरली हाथ छोड़कर बैठा हुआ था। फिल्म ने मुझे इस तरीके का एक्सपीरियंस दिया। एंड बहुत वक्त के बाद मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अगर किसी फिल्म के पहले पार्ट ने मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया था तो फिल्म के अगले पार्ट ने या फिर कह सकता हूँ प्रीक्वल ने मुझे उसी तरीके का एक्सपीरियंस दिया, या फिर कह सकता हूँ उससे और बढ़ के। क्योंकि जब ऐसी कोई फिल्म आती है तो उसे कमर्शलाइज करने के चलते फिल्म में ऐसे कई सारे एलिमेंट्स डाले जाते हैं, इसके चलते फिल्म अपनी ओरिजिनलिटी या फिर ऑथेंटिसिटी को खो देता है। बट कांतारा चैप्टर 1 के सारे ऐसे नहीं देखने को मिला, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि कांतारा चैप्टर 1 2025 की मेरी दूसरी मोस्ट फेवरेट फिल्म रही है। और इसके बाद मैं नंबर 1 पे आऊँ उससे पहले मैं कुछ ऑनरेबल मेंशन करना चाहता हूँ। इसमें नेटफ्लिक्स में आई आदित्य धर की फिल्म बारामुल्ला है, फिर फरहान अख्तर की फिल्म एक सौ बहादुर है, जो कि अगेन अ ब्रिलियंट फिल्म रही है। उसके बाद एक बहुत ही इमोशनल मूवी जिसने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया था। मतलब इसलिए नहीं कि वो एक ट्रैजिक स्टोरी है, बिल्कुल भी नहीं, वो फैमिली के इंपॉर्टेंस को इतनी खूबसूरती से दिखाती है कि मैं इस फिल्म से बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाया था। एंड उस फिल्म का नाम है टूरिस्ट फैमिली। उसके बाद एक ऐसी फिल्म जिसके पहले पार्ट को मैंने काफ़ी वक्त पहले देखा था, एंड जब उसका दूसरा पार्ट आया तो मुझे भले पहली पार्ट की कहानी बहुत अच्छी तरीके से याद नहीं थी, लेकिन उसके दूसरे पार्ट ने मुझे अगेन एक बहुत ही ओरिजिनल एक्सपीरियंस दिया। एंड यस, मैं बात कर रहा हूँ 28 ईयर्स लेटर मूवी के बारे में। और उसके बाद एक और फिल्म का ऑनरेबल मेंशन मैं करना चाहूँगा जिसका अगेन मैंने कोई भी टीजर ट्रेलर पोस्टर कुछ भी नहीं देखा था, बट इट वॉज अगेन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, जिसे मैंने थिएटर में ही जाके देखा था। एंड यस, उस फिल्म का नाम है वेपन्स। तो इन ऑनरेबल मेंशंस के बाद मैं आता हूँ अब फाइनल मूवी की तरफ जिसने मुझे इस तरीके का एक्सपीरियंस दिया जो मुझे लगता नहीं है कि इस मूवी के अलावा, मतलब इस मूवी की अगली पार्ट के अलावा कोई और मूवी दे सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी फिल्म की जिसने मुझे थिएटर में जाने के लिए 4 बार मजबूर कर दिया, धुरंधर। धुरंधर के बारे में मैंने इतने सारे वीडियोस बना दिए हैं एंड इतनी सारी बातें मैंने कर दी है कि मुझे लिटरली समझ में नहीं आ रहा है कि इस फिल्म के बारे में अगर मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या। फिल्म इज एन एब्सोल्यूट मैडनेस, और मैं सच में बता रहा हूँ, मैं इस फिल्म को और 2 बार जाके देख सकता हूँ थिएटर में, या फिर 2 बार भी मैं कम बोल रहा हूँ। धुरंधर एक बहुत ही लाजवाब फिल्म है, धुरंधर एक बहुत ही गजब फिल्म है, धुरंधर एक बहुत ही पागलपंती वाली फिल्म है, धुरंधर एक एब्सोल्यूट मैडनेस है, धुरंधर एक एब्सोल्यूट कार्नेज है, धुरंधर एक एब्सोल्यूट फायर है। मैं जो भी बोलूं इस फिल्म के बारे में वो कम है। आदित्य धर एज द डायरेक्टर, रणवीर सिंह एज द मेन प्रोटैगनिस्ट, अक्षय खन्ना का दमदार परफॉर्मेंस, संजय दत्त का इस फिल्म में इन्वॉल्वमेंट, अर्जुन रामपाल की एक्टिंग एज द लीड नेगेटिव कैरेक्टर जो हमें पार्ट 2 में देखने को मिलेगा, एंड आर माधवन एज द वन जो इस फिल्म में एज डायरेक्टर के तौर पे काम करते हैं, एक स्पाई को भेजना पाकिस्तान में टू इन्फिल्ट्रेट द वेरी कोर ऑफ टेररिज्म। इस फिल्म के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, अब क्या ही बोलूँ। फिल्म का ट्रेलर जब आया था मैं पागल हो गया था, मतलब इतना पागल कि मैंने फिल्म के ट्रेलर को डाउनलोड कर लिया था ऑडियो के फॉर्म में, एंड मैं उसे कंटिन्यूअस लूप में सुनता था। फिल्म का एक एक डायलॉग, ट्रेलर में जितने भी डायलॉग्स बोले हुए थे वो मुझे कंठस्थ याद हो गए थे। फिल्म का साउंड ट्रैक पागल कर दिया उसने मुझे। मैं
अभी तक अगर मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो मैं ऑफिस जाने के रूट में उस फिल्म को सुनता हूँ। अगर मैं ऑफिस से घर जा रहा हूँ तो उस रूट में भी मैं इस फिल्म को सुनता हूँ। फिल्म की डायरेक्शन, फिल्म की एक्टिंग, फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, फिल्म का म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक प्लस जो गाने हैं, फिल्म के डायलॉग्स, फिल्म के गाली वाले डायलॉग्स, फिल्म की ब्रूटैलिटी, फिल्म किसी भी तरीके से होल्ड बैक नहीं रखती है, ये उसकी ऑथेंटिसिटी, सब कुछ इतनी मैडनेस वाली लेवल पे है कि मैं क्या ही बोलूं। कुछ भी हो जाए, मैं ये फॉर श्योर कह सकता हूँ कि धुरंधर की लेवल की मैडनेस को रीच करने के लिए मेरे लिए अब शायद ही कोई फिल्म आ सकती है। एंड ऐसा काफी लंबे टाइम के बाद हुआ है कि मैंने किसी फिल्म के टीजर को बहुत बार देखा, मैंने किसी फिल्म के ट्रेलर को बहुत बार देखा, मैंने किसी फिल्म के गाने को बहुत बार सुना, और उसके बावजूद भी फिल्म ने मुझे इस तरीके का एक्सपीरियंस दिया कि मैं अभी तक इस फिल्म को नहीं भुला पाया हूँ। धुरंधर इतनी सारी चीज होने के बाद तो इस फिल्म का मेरे लिए टॉप 1 नंबर पे आना तो कंफर्म था। अब इसे प्यार कहो, पागलपन, या मेरी दिल की धड़कन, धुरंधर को मैं और भी कई बार थिएटर में जाके एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। सो यही कहूँगा कि थैंक यू आदित्य धर फॉर मेकिंग धुरंधर, और ये बताने के लिए कि एक क्वालिटी सिनेमा क्या होती है। थैंक यू सो मच। एंड सो इसी बात के साथ चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो वेल, यही थे मेरे टॉप 10 मोस्ट फेवरेट फिल्म ऑफ 2025। एंड हाँ, ये लिस्ट मेरा अपना है, मेरा पर्सनल है, तो इसलिए प्लीज मुझे जज मत करना। और अगर जज करने की बात है तो चलो आप लोग भी अपने टॉप 10 मोस्ट फेवरेट फिल्म ऑफ 2025 की लिस्ट कमेंट सेक्शन में लिख डालो। मैं देखता हूँ कि आपकी टेस्ट किस तरीके की है। सो डू ड्रॉप योर मोस्ट टॉप 10 फेवरेट फिल्म्स ऑफ 2025। और अभी कुछ कहने के लिए मेरे पास तो है नहीं, बट ये इस साल का मेरा आखिरी वीडियो होने वाला है, तो मैं अभी कह देता हूँ कि हैप्पी न्यू ईयर, अगर मैं 1 तारीख को कोई वीडियो ना ला पाऊँ तो। वह चलिए, ये साल मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस रहा, एंड इस वीडियो के साथ मैं अपने साल को एंड करता हूँ। लेकिन ये वीडियो इस चैनल का आखिरी वीडियो तो नहीं होने वाला है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।